आज के कार्यक्रम का जब मुझे निमंत्रण दिया गया था तो मेरे मन में एक बहुत अजीब सा असमंजस और वो असमंजस इस विषय को लेकर के इतिहास संकलन परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन निश्चित रूप से मंच पर और मंच के सामने देश भर से इतिहास का शोध करने वाले, इतिहास के विषय में अपनी प्रवीणता रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे। मुझे उस समय जानकारी नहीं थी कि मंच पर कौन लोग होंगे, लेकिन निश्चित रूप से इतना अवश्य था कि इतिहास विषय में अपनी विशेष रुचि और प्रवीणता रखने वाले लोग ही मंच पर होंगे। तो मेरे मन में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं। मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, तो मैं वहां जा करके क्या बात कर पाऊं। लेकिन जब दूसरे क्षण मुझे यह बताया गया कि कार्यक्रम में परम पूज्य सरसंघ चालक जी उपस्थित होंगे, तो मेरे मन को संतोष हुआ कि अब मुझे ज़्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बात करने का धर्म और बात करने की, वहाँ विषय को प्रतिपादित करने की जिम्मेदारी परम पूज्य सरसंघ चालक जी के जो है कंधों पर होगी। इसलिए मैं बहुत सहजता के साथ यहाँ मंच पर आप सबके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित, हम सब का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी, अखिल भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष, जिनका एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन हम सबको अभी मिला, आदरणीय प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, मंच पर उपस्थित इतिहास संकलन योजना के प्रबंध प्रधान संपादक आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी, अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह जी, सम्माननीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय विश्वकर्मा जी, संघ चालक श्रद्धेय पवन जिंदल जी, इस सभागार में हम सब के बीच में जिनकी पावन प्रेरक गरिमामय उपस्थिति है, श्रद्धेय सुरेश सोनी जी, हरियाणा के सम्मानित संघ चालक जी, हरियाणा के माननीय प्रांत प्रचारक जी, हरियाणा सरकार में सम्मानीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, देश भर से आए हुए सभी विषय विशेषज्ञ और भारत के चिंतन साधक के रूप में, भारतीयता के चिंतन साधक के रूप में निरंतर साधनारत देश भर से आए हुए इतिहास संकलन परिषद के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं अवसर प्रदान करने के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, जब आज हम इस सभागार में मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं तो मुझे एक अद्भुत अनुभूति होती और वो है मानो स्वयं एक बार फिर हम सब के बीच में उपस्थित हो गए। अगले 3 दिन में जिन विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिन विषयों की व्याख्या होगी, मैं मानता हूं कि हमारे पूर्वजों की स्मृतियां, हमारे सभ्यता की अनंत संचित चेतना और उसके साथ साथ में भारत की अदृश्य आत्मा का स्पंदन हम सब के बीच में जागृत होने वाले हैं। निश्चित रूप से इतिहास के विभिन्न विषयों पर हमारे इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके लिखा गया, अभी आदरणीय प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर कह रहे थे कि इतिहास वापस नहीं रचे जाते। मुझे लगता है कि हिंदी का जो शब्द रचना, रचने का अभिप्रेत 2 अर्थ से होता है। एक की वापस बनाया जाए और दूसरा वापस लिखा जाए। ये तय है, ये निश्चित है। मैं मानता हूं कि प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर साहब का भी अभिप्रेत यही होगा कि इतिहास वापस अब बनाया नहीं जा सकता। जो एक बार बन गया है वो ठीक है, लेकिन उस बने हुए इतिहास को जिस तरह से दूषित मानसिकता से उस समय लिखा गया,
जिन्होंने अपने विशेष मंतव्य से, अपने विचार से, अपने अनुकूलता से उस इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके लिखा गया, उस इतिहास को निश्चित रूप से पुनर्सृजित करना आवश्यक भी है और वो किया भी जाता है। आज इस वातावरण में जब अनंत ऊर्जा इस विषय को लेकर के तरंगित होती हुई मैं देखता हूं, मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस समय में जब हमारा देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, और आदरणीय रघुवेंद्र तंवर साहब अभी कह रहे थे कि 1977 के दशक में जब आज से 77 के कालखंड में जब आज से लगभग 50 साल पूर्व इस बात की कल्पना करना भी संभव नहीं था। आज हम उस कालखंड में, उस दौर से गुजर रहे हैं जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजरता हुआ इस तरह की चेतना को देश के वांगमय में साकार होता हुआ देख रहे हैं। मित्रों, आज का विषय इतिहास, संस्कृति और संविधान। केवल इतिहास नहीं, केवल संस्कृति नहीं, केवल संविधान नहीं। मैं मानता हूं कि जब इन तीनों चीजों को एक साथ में जोड़ा जाए तो आज का विषय हम सब के अंतरात्मा से, हम सब के लिए प्रश्न है कि हम कौन हैं। और यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता उतना ही गहन है। यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता उतना ही समसामयिक भी है, प्रासंगिक भी है, महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए और इस प्रश्न के यथार्थ रूप में चित्रण करने की जिम्मेदारी के साथ में काम करने वाले सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। हम उस सभ्यतागत इतिहास चेतना के मध्य खड़े जो सहस्त्राब्दियों से भारत को जीवित रखे। अब आदरणीय प्रोफेसर तंवर साहब ये कह रहे कि भारत निरंतरता का, शाश्वतता का प्रतीक है। भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का संविधान ये केवल चर्चा मात्र का या केवल एक ब्रैकेट में रख करके उसे देखा जाए, केवल इतना मात्र नहीं। भारत के इन संस्कृति को, इतिहास को और भारत के संविधान को यदि समझना है तो हम कौन हैं, इस प्रश्न से प्रारंभ करके उस निरंतरता के पूरे प्रवाह की चिंता कर, चिंतन मनन करना होगा। हमारे उपनिषदों में लिखा गया, आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। और ये पुकार केवल आध्यात्मिक पुकार नहीं थी, आज के समय में, वर्तमान में ये सभ्यतागत और समय के अनुरूप और आवश्यक पुकार बनी। मित्रों, भारत एक जीती जागती शाश्वत सभ्यता है। भारत का इतिहास केवल एक दस्तावेज या घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अभी तो ये चेतना का महासागर है। जब मैं आज इस सभागार में आप सबके बीच में खड़ा हूं तो मुझे निश्चित रूप से एक अद्भुत अनुभूति होती है, और स्वयं समय हमारे बीच में आकर के आज उपस्थित हो गया। सभ्यता की अनंत संचित चेतना, भारत के आत्मा का अदृश्य स्पंदन यहां दिखाई दे रहा है। मित्रों, भारत का इतिहास भारत के लिए तिथियों का लिखा हुआ सिलसिला का लिखा हुआ केवल दस्तावेज मात्र नहीं है, ये जीता जागता प्रवाह है। और हमारे यहाँ इतिहास अनुभव से समझा जाता है और अनुभूति से जिया जाता है, और साथ में इस तरह के विचार से रखने वाले लोगों के द्वारा लिखा जाता है। तो जीवन को प्रति देखने की दृष्टि इतिहास को बनाने का माध्यम होता है। पाश्चात्य दृष्टि और भारत की दृष्टि में मैं मानता हूं कि एक मूल विभेद। पाश्चात्य की दृष्टि उस वैज्ञानिक आधार पर निश्चित है जो ये मानता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और धीरे धीरे उद्विकास होते हुए, इवोल्यूशन होते हुए आज हम इस मुकाम पर आकर के पहुंचे। वो ये मानते हैं कि कोई भी समाज जो है वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है, पहले की जो है समय में उससे कहीं हीन स्थिति में था। और जब वो इस उद्विकास की थ्योरी के साथ में जब अपने इतिहास को या अपने जीवन को देखते हैं और जीवन को देख करके इतिहास का सृजन करते हैं, तो निश्चित पीछे घूम करके वो देखें तब उनको कहीं किसी तरह की कोई प्रेरणा दिखाई देगी। उनको किसी प्रेरणा का कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पीछे खड़ी पीढ़ियों ने किस तरह का काम किया था, उसको लेकर के वो कहीं किसी तरह की उससे ऊर्जा प्राप्त करें, इस बात की संभावना उनके पास नहीं होती। वो जो कुछ नया है, नूतन है, नवीन है,
उसी को प्रणम्य मान करके उसकी आराधना करने वाली संस्कृति के लोग। जबकि हमारा सांस्कृतिक वाङ्मय तो ये नहीं कहता कि हम जो है बंदर थे। हम तो सतयुग से द्वापर से सत्य उत्तरे द्वापर से त्रेता और त्रेता से कलयुग इस परंपरा की पूजा करने वाले लोग। और जब हम पीछे घूम करके देखते हैं तो हमारे पास में एक दिव्य दृष्टि और एक प्रेरणा हमारे पास में शाश्वत रूप से साथ खड़ी होती है, और वो होती है कि हमें वापस उस मुकाम तक पहुंचा, उस सतयुग के आदर्श तक पहुंचा। रामराज्य की कल्पना, रामराज्य की चर्चा अभी प्रोफेसर रघुवेंद्र कंवर साहब कह रहे थे। हमारे भारत में हम रामराज्य को आदर्श मान करके और राम से भी पहले के युग को आदर्श मान करके उस स्थिति तक वापस पहुंच रहे हैं, अपने पीछे देख करके उसके से प्रेरणा प्राप्त करने वाला समाज और संस्कृति है। ऐसी परिस्थिति में हम सब के लिए अपने इतिहास का ठीक से लेखन वापस हो, ये निश्चित रूप से किसी एक समाज, और क्योंकि भारत की शाश्वतता, भारत की सभ्यता की निरंतरता का आधार यदि कोई है तो वो हमारा जो है इतिहास, और इतिहास को संजोने की परंपरा है। भारत में इतिहास शायद लोगों ने रचने में विश्वास किया, लिखने में विश्वास नहीं किया, और उसके चलते हुए अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जब कह रहे थे अलामा इकबाल को याद करते हुए, इन्होंने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आदरणीय प्रोफेसर कंवर साहब जब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि निरंतरता हमेशा लगातार हमारे भारत में बनी रही, संस्कृति का प्रवाह बना रहा। ये संस्कृति का प्रवाह 2000 साल तक के निरंतर आक्रमणों के बावजूद, तलवारों की ताकत पर किए गए आक्रमणों के आधार पर भी, उनके बावजूद भी, और उसके बाद में वैचारिक चुनौतियों और प्रदूषण के आधार पर इतिहास के विकृतीकरण कर देने के बावजूद भी हमारा इतिहास, हमारा जो ये संस्कृति का प्रवाह निरंतर बना रहा। उसका अगर कोई एक कारण था तो वो एक कारण था कि हमारे यहाँ इतिहास को श्रुति और स्मृति से आने वाली पीढ़ियों को बता करके आने वाली पीढ़ियां पिछले पीढ़ियों से, पूर्वजों से, उनके बलिदान से, उनके पराक्रम से, उनके शौर्य से प्रेरणा ले सके। इस दृष्टिकोण से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को सिखाया जाता है। राजस्थानी में एक दोहा होता है, भालरी दोहा होता है, इलान देनी अपनी हालरिये हुडराए। अपनी मातृभूमि को किसी को कब्जे नहीं करने देना, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना है। ये पूत को पालने में झुलाती हुई माँ जो है उसको सिखाती थी कि इसमें जो है मरने में बढ़ाई है, मरण बढ़ाई माँ। वो उसको मरने के जो है अपने बचपन में पालने में झुलाती हुई शिक्षा देती थी कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस तरह का कृत्य किया है, इसलिए तुमको भी उसी मार्ग पर चलना है। ये जो इतिहास सिखाने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार से जो आती थी, उसने भारत की इस चेतना को, कि जो आदरणीय अभी विश्वकर्मा साहब ने जो कहा, अलामा इकबाल को उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि भारत में निरंतरता बनी रही, इतने सारे आक्रमण होने के बावजूद भी भारत की सभ्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसका एकमात्र कारण यह था कि हमने अपने पूर्वजों पर गर्व किया। लेकिन दुर्भाग्य से ये जानते हुए कि जो रहे, मानते हुए इस पर, इसको समझते हुए कि जो राष्ट्र, जो समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है, जो उन पर गर्व करना समाप्त कर देता है, उसकी शाखाएं कभी फल नहीं देती। जो काम हजारों सालों के आक्रांता नहीं कर पाए, उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने हमारे जो है आस्था केंद्रों को क्षति पहुंचाई, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी सभ्यता के मानबिंदुओं पर गर्व करना समाप्त कर दें। उन्होंने प्रचलित करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन हमारे इतिहास की पुस्तकों को जिस तरह से विकृत करके, प्रदूषित करके अंग्रेजों ने 100 साल के, 125 साल के कालखंड में जो नुकसान किया, उसने हमारी मानसिकता को बदलने का काम किया। और लेकिन मैं ये बात कई बार मंच से मैंने ये बात कही और पूरी साहस के साथ मैं यहाँ खड़े होकर के भी कह सकता हूँ कि 2000 साल के उस आक्रांताओं के कालखंड में और 150 साल के अंग्रेजों के कालखंड में भी जितना इस भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास का क्षरण नहीं हुआ, जितना आजादी के बाद के उस 60-65 साल के कालखंड में जब सह आशय उसको बिगाड़ा गया और उस बिगड़ते हुए क्रम को जब सुधारने का हमारे पास में अवसर था, उस अवसर को हमने खो दिया, उसको भुला दिया। इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ। लेकिन आज अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मैं यहाँ खड़े होकर के देखता हूँ
एक तरफ जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, एक तरफ जब भारत एक बार फिर अपने पर विश्वास करते हुए अपनी वस्तुओं पर, अपने इतिहास पर, भारत अपने आत्मचेतना पर विश्वास करता हुआ पुनर्जागृत होता हुआ खड़ा दिखाई दे रहा है, वहां हजारों की संख्या में यहाँ लोग जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित है, वो यहाँ उपस्थित आकर के भारत के इतिहास का ठीक से वापस पुनर्लेखन किया जाएगा। द गैप्स विल बी ब्रिज्ड इन, जैसा अभी रघुविंदर तंवर साहब ने कहा, उन गैप्स को समाप्त करेंगे, उनकी त्रुटियों को समाप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ में जब जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो ये मन में विश्वास कि निश्चित रूप से हम वापस एक बार उस मुकाम पर आकर के खड़े होंगे जब हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पीछे के लोगों पर, अपने पीछे की पीढ़ियों पर, अपने भारत पर स्वयं पर गौरव की अनुभूति करेगी। और जब स्वयं की गर्व की अनुभूति होती है तब संस्कृति का प्रवाह एक नदी की भांति होता है। जो नदी शायद जिस तरह से नदियां अपने कोर्स को परिवर्तित करती है, कभी शायद प्रवाह के मार्ग को परिवर्तित कर सकती हैं, लेकिन वो अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ती। उस पवित्रता का पुनर्स्थापन करने के संकल्प के साथ में हम सब लोग जुड़े। आज अब हम देख रहे हैं कि भारत के सांस्कृतिक मानबिंदुओं की प्रतिष्ठा जिस तरह से पूरे विश्व भर में पुनर्स्थापित हो रही है। भगवान श्री राम का मंदिर आज उसके शिखर पर जो फहराता हुआ ध्वज जब आपको फहराता हुआ दिखाई देता, कितना गर्व की अनुभूति उसको होती है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उज्जैन का महाकाल जब परिवर्तित होता हुआ दिखता है, दूसरी तरफ योग, आयुर्वेद, भारत की ज्ञान पद्धति, भारत की संस्कृत, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत का जीवन पद्धति, उन सब के ऊपर पूरे विश्व एक बार नई दृष्टि से देखते हुए उस पर गर्व करने लगता है। तब भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के ऊपर की जिम्मेदारी निश्चित रूप से वापस हम सब की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम अपने का सम्मान, स्वयं पर गौरव की अनुभूति करना प्रारंभ करें। ये समय परिवर्तित हुआ और परिवर्तन के इस चक्र के समय, इस परिवर्तन के इस कालखंड में निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी और भी कई गुना बढ़ती है। और आज का ये विषय तो निश्चित रूप से कितना प्रासंगिक। हम एक तरफ इतिहास की बात कर रहे हैं, जब भारत नए इतिहास बनाने पर भी ऐसा काम कर रहा है और साथ साथ में अपने पुराने इतिहास को वापस संजोने और ठीक ठाक करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारी हम संस्कृति की बात करने के लिए इस मंच पर एकत्रित हुए जब हम अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे हैं और हम अपने संविधान पर चर्चा भी यहाँ कर रहे हैं। आदरणीय तंवर साहब ने विस्तार से भी कुछ विषयों की व्याख्या की। हम संविधान पर भी चर्चा कर रहे हैं। जब देश संविधान की स्थापना के 75 साल, संविधान को स्वीकार करने के 75 साल का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर पर, एक ऐसे प्रासंगिक दौर पर हम तीनों विषयों को लेकर के एक साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारा संविधान हमारे भारत की सभ्यता का आधुनिक शास्त्र है। हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो विषय प्रतिपादित करता है, ये जो आदर्श प्रतिपादित करता है, ये आदर्श हमारे लिए आयातित नहीं है। ये आदर्श, ये वो मूल्य है जो हमारी सभ्यता के हृदय स्तर में विराजमान है, जो हमारे वर्षों से धड़कने वाले इस संस्कृति के हृदय स्तर की आत्मा के स्वरूप थे। ऐसे विषयों को जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि संविधान हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है, तब आज मैं ये मानता हूँ कि इस मंच पर खड़े होकर के मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आज हम सब का ये दायित्व है, क्योंकि हमारा देश एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। और जब कोई देश, समाज इस तरह के दौर से गुजरता है तो निश्चित रूप से उस देश के, उस समाज के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। और जो जितना ज्यादा जिम्मेदार है, जितना ज्यादा सक्षम है, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं क्योंकि यहाँ जिम्मेदारों के समूह के सामने खड़ा होकर के चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपकी इस जिम्मेदारी के भाव को प्रणाम करते हुए हम और उत्साह के साथ में जुटे, लेकिन अति उत्साह में कहीं हम चूक न करें, इसकी सावधानी रखते हुए हम सब एक बार पुनः अपने उस विकृत इतिहास का जो विकृतीकरण हुआ है, और आज का कालखंड और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब जिस तरह से आने वाले समय में एआई पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रवेश कर रही है, शिक्षा में, शिक्षण में, रिसर्च में, जिस तरह से आने वाले समय में एआई की महत्ता बढ़ने वाली है, ऐसे समय में निश्चित हमको अपने इतिहास को ठीक करके और वेब वर्ड पर डालना पड़ेगा। मुझे अभी जब मैं बात कर रहा था, मुझे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि किस तरह से अभी हजारों की संख्या में पुस्तकों को हम लोग अपलोड कर रहे हैं।
मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। माननीय सुरेश सोनी जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग देश की पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन करने के लिए काम कर। हमने लगभग 50 लाख पांडुलिपियों को जो है चिन्हित किया है और आने वाले समय में हम उन पांडुलिपियों को केवल डिजिटाइज करके और केवल वेबसाइट में डालें ऐसा नहीं, वो जो विभिन्न भाषाओं में लिखी गई है, जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई है, विभिन्न कालखंड में लिखी गई है, विभिन्न माध्यमों में लिखी गई है, उन विभिन्न लिपियों में लिखी गई है, उन सबको ठीक से सहेज करके उनका OCRs बना करके उसके लिए LLM को ट्रेन करके हम उसको किस तरह से ट्रांसलिटरेट करके सारी भाषाओं में उपलब्ध हो, ताकि कोई भी यदि खोज करे उसमें भारत की ये अमूल्य ज्ञान संपदा जो है उसको पहले क्लिक पर मिले, प्राथमिकता के साथ में मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए काम करें। और मैं ये मानता हूं कि ये होने के साथ ही भारत के प्रति जिस तरह के नैरेटिव गढ़े गए थे वो सारे नैरेटिव बदल जाएंगे। हम उस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में काम करने वाले लोग हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की